फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्लास को हम लोग करेंगे। तो ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस होंगे आज। ओके, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण से मानव जीवन पर क्या प्रभाव है। तो इसके इफेक्ट पूछता है ध्वनि प्रदूषण के ह्यूमन्स बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो देखिए वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। ये क्लास काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो सकती है आज, क्योंकि ये देखिए जल्दी जल्दी आपके सिलेबस को खत्म करना है, इसीलिए इस क्लास को आज लंबा किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि प्रदूषण का जो ह्यूमन्स बॉडी की बात करें तो वह कुछ निम्न प्रकार से इफेक्ट पड़ते हैं। तो एक एक इफेक्ट्स को हम लोग देखेंगे, वह क्या क्या इफेक्ट हैं जो कि ह्यूमन्स बॉडी के अंदर पड़ते हैं। देखिए एक हेडिंग आपको नहीं डालनी है, आपको एक पॉइंट्स बनाकर लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला आप लोग पॉइंट सुनिएगा कि अगर जो हमारा नॉइस है वह 90 से हमारा 100 डेसिबल से अधिक होता है, तो इस साउंड्स को अगर मनुष्य सुनता है तो उसके अंदर एक उत्तेजना हो जाती है, एक बेचैनी हो जाती है, जिससे उसके अंदर जो हमारी बॉडी है उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि उसकी मांसपेशियों का संकीर्ण, अम्ल हुआ है उसके अंदर एसिड का अधिक बनना, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जैसी, और हार्ट जो है ये इसका तेजी से वर्क करना आदि ऐसी इफेक्टेड जो कि ह्यूमन्स बॉडी के अंदर पड़ सकते हैं, और जिसके कारण जो आपका मनुष्य है वह आपका चिड़चिड़ा भी हो सकता है। तो अधिक जो नॉइस होता है, आप लोग देख सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए कितनी सबसे इफेक्टेड बातें हैं। तो एनवायरनमेंट को अपने निजी जीवन में भी लीजिए और इसको थोड़ा सा फोकस भी कीजिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है, देखिए सतत शोर सुनने से मनुष्य जो कि बहरा हो जाता है। अगर आप एक निश्चित एक हाई लेवल का अगर आप लोग साउंड सुनते हैं तो आपको अंदर जो कि बहरेपन की भी स्थिति हो सकती है, जिससे आपको बाद में सुनाई भी नहीं देना पड़ जाए, ऐसी कंडीशन आ सकती है। और इस ज्यादा साउंड की वजह से जो आपके सर के अंदर एक दर्द है और एक बेचैनी जो कि स्टार्ट हो सकती है। थर्ड पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर जो हमारी गर्भवती महिला होती हैं, जो हमारी प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, अगर वह 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि सुन ले तो वह उन पर काफी इफेक्टेड होती है। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें 120 डेसिबल की अधिक ध्वनि नहीं सुननी चाहिए। अब बात आती है क्या इसको हम मेजर करके सुने, तो ऐसा नहीं है कि आपको बस इसको ये देखना है कि अगर कहीं पर ज्यादा साउंड वाली चीजें चल रही हैं तो आपके उसके आसपास से होकर नहीं गुजरना है, और ना ही आपको उसके आसपास पर भी खड़े होना है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कोई साउंड सिस्टम, कोई फंक्शंस वगैरह में जो साउंड सिस्टम बजाए जाते हैं, आपको उसके पास यहाँ पर नहीं खड़े होना है अगर जो कि महिला प्रेग्नेंट है। ठीक है, और घर के अंदर जो साउंड सिस्टम आपके अवेलेबल है उनको भी आपको नहीं सुनने हैं, एक निश्चित लिमिट के अंदर आपको वो सुनने हैं। उसके बाद 4 पॉइंट आता है। 4 पॉइंट है आपका सतत शोर के कारण अल्सर भी हो सकता है। मनुष्य को इससे नींद नहीं आ सकती है। अगर साउंड तेजी से बज रहा है, आपके सर के पास बज रहा है, उसकी आवाज इतनी तेज है कि वो आपको काने को इफेक्ट कर रही है, तो आपको एक नींद भी नहीं आ सकती है। और ज्यादा दिन तक अगर आप नहीं सोएंगे तो आपके अंदर एक मानसिक जो कि स्वास्थ्य की बीमारी होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट्स पर हम लोग चलते हैं। देखिए हमारा अगला पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिए कि शोर के कारण हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अगर हम लगातार एक कंटिन्यूसली जो कि हम बहुत ही अधिक लाउड को सुनते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम जो कि साउंड्स को भी नहीं सुन पाएंगे, एक छोटी ध्वनि को भी नहीं सुन पाएंगे, और एक बहरेपन की स्थिति हमारे अंदर आ जाती है। और साथ ही साथ हमारा जो सर होता है वह भी हमारा दर्द करने लग जाता है। इसीलिए माँ बाप कहते हैं कि कान के अंदर ईयरफोन ज्यादा देर तक आपको नहीं लगाने चाहिए, ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद 6 पॉइंट है कि इससे सतत शोर के कारण, सतत शोर का मतलब यहाँ पर है आपका हाई लेवल का साउंड। ओके, हाई लेवल नॉइस कह दीजिए चाहे साउंड कह दीजिए। तो इस शोर के कारण आपका हार्ट की बीमारी हो सकती है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी आपका हाई हो सकता है, और ईटीसी आपके जो और बीमारी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो शोर की जो सीमा है उसकी लिमिट्स है वो 90 डेसिबल से ऊपर होने पर त्वचा से अचानक उत्तेजना होती है। ये अगर मैंने का मतलब कि 90 डेसिबल से अगर जो आपका साउंड सिस्टम है ये ऊपर जाता है तो त्वचा में ऑटोमेटिक एक उत्तेजना होती है, जठर की जो कि पेशियां संकीर्णता हो जाती है, और मनुष्य के स्वभाव में उत्तेजना और क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये सारी चीजें हैं ह्यूमन्स के अंदर इफेक्ट करती हैं। तो बाद में आप इसको बाद में देख लेना, वीडियो को कम से कम 2 बार देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ह्यूमन्स बॉडी के अंदर ये सारे इफेक्टेड आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको और अच्छे से इसको बताने की कोशिश कर सकता हूँ। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि अधिक शोर के कारण एड्रिनल हार्मोन्स जो कि उत्पन्न होता है,
और जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी दीवारें होती हैं इसके अंदर दरारें आ जाती हैं। तो देखिए ये कितने बड़ा इफेक्ट मैंने आपको बताया कि अधिक शोर के कारण एड्रेनल हार्मोन्स का उत्पादन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो दीवारें होती हैं उसमें दरारें भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम। रोकथाम का मतलब क्या है, यहाँ पर रोकथाम से हमारा जो मानना ये है कि ध्वनि प्रदूषण को किस हद तक कम किया जा सकता है और क्या क्या सोर्सेस हैं जिन्हें अपनाकर हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो डाल लीजिए पहला हेडिंग, तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने व रोकथाम करने के लिए हमारे पास कुछ निम्नलिखित उपाय हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना और सुनने की बस आपको जरूरत है और मैं आपको इमेज के माध्यम से ये याद करा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एक टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है जिसको हम बात करें सेंसर। क्या होता है, साइलेंसर। देखिए ये हमारा साइलेंसर क्या है, इससे विकसित किए जाते हैं। उद्योग हो गया आपका, मोटर वाहन हो गया इत्यादि में साइलेंसर जो होता है ये इसका क्या प्रयोग होता है। तो जो साइलेंसर होता है हमारा, ये कहीं ना कहीं साउंड को कम करने में बहुत ही मदद करता है। ठीक है, क्या करता है भाई, क्योंकि देखिए अधिकतर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो साइलेंसर होता है ये आपका ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। अब कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया, तो देखिए इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। कभी भी आपने कोई बाइक वगैरह देखी होगी, बाइक के अंदर एक साइलेंसर लगा होता है। वाई, क्यों लगा है साइलेंसर ये, तो देखिए भाई ये जो साइलेंसर लगा होता है इसका एक छोटा सा सीधा सीधा तरीका होता है कि जिससे कि आपका जो प्रदूषण के साथ साथ आपका जो साउंड सिस्टम्स है वो भी इसको कम कर दिया जाए। आपने कभी कभी देखा होगा किसी किसी बाइक के अंदर एक साइलेंसर होता है, किसी किसी कार के अंदर एक साइलेंसर होता है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ कुछ कारें ऐसी होती हैं जिसके अंदर डबल साइलेंसर लगा होता है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके द्वारा आपका साउंड और पॉल्यूशन दोनों को वहां पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस साइलेंसर का बहुत बड़ा रोल है आपका ध्वनि प्रदूषण को कम करने में। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम। इसके अब हम लोग हेडिंग्स के द्वारा इसको देखेंगे और दूसरा है माध्यम पर शोर नियंत्रण। तो माध्यम पर शोर नियंत्रण क्या है कि माध्यम पर शोर नियंत्रण ये है कि यदि ध्वनि संचरण के माध्यम को तोड़ दिया जाए, यानी कि अगर कहते हैं ना कि अगर जहां से जड़ ही काट दिया जाए तो बीज कहां से निकलेगा, तो वही इसमें करना है कि ध्वनि संचरण के माध्यम को अगर हम लोग तोड़ देते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो हो सकता है कि जो साउंड सिस्टम है इसकी जो प्रॉब्लम चल रही है इस पर काफी हद तक इसको कम कर दिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन कौन सा पॉइंट्स है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भवन विन्यास परिवर्तन करके। कहने का मतलब हिंदी वाले हेडिंग डालेंगे भवन विन्यास परिवर्तन करके और इंग्लिश वाले हेडिंग डालिए चेंजिंग इन बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि कमरे को चेंज करके या फिर बिल्डिंग्स को चेंज कर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर अब आपको लिखना है कि जो आपका इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए आपके जो साउंड सिस्टम्स है, साउंड सिस्टम का आपका एक अलग एरिया, अलग एक सरफेस होना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर साउंड सिस्टम यूज होता है तो उसका एक आप लोग एक अलग से रूम बनाइए। क्या करना चाहिए, उसका एक अलग से रूम बनाइए ताकि जो आपके जो साउंड सिस्टम्स की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो सके। साउंड सिस्टम के एरिया को घर से थोड़ा दूर रख के बनाइए। अगर स्पेस कम है तो थोड़ा सा उसको कम करके बनाइए। ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए आपके पास अवेलेबल एरिया है तो भवन निर्माण करते समय अगर आपने एरिया बाइस एरिया कोई चीज कंप्लीट कर रखी है तो उसमें साउंड सिस्टम को घर से काफी दूर कीजिए। उससे क्या हो जाएगा, उससे जो आपका घर के अंदर होने वाला जो ध्वनि प्रदूषण है वो कहीं हद तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है देखिए मफलर का यूज करके। अब ये मफलर क्या है, यूज ऑफ मफलर। तो देखिए भाई हिंदी इंग्लिश वालों दोनों लोग आप लोग देखते हैं ना कि मफलर का यूज करके कैसे होएगा। देखिए कभी भी आपका इंडस्ट्री हो गया या फिर कहीं भी ऐसी चीजें होती हैं, रेल कारखाने, जहां पर क्या होता है कि जो खटपट होती है वह काफी होती रहती है। तो मफलर आपका क्या होता है, ये ऊनी होता है जिससे क्या होता है कि साउंड जो होता है आपका कहीं ना कहीं इसको आर पार नहीं कर पाता है। तो इनको एक सजेशन होता है कि अगर ये ऐसी जगह पर काम करते हैं, कहीं पर आप किसी ऐसे जगह पर काम करते हैं कि जहां पर साउंड सिस्टम बहुत ज्यादा है, तो आप मफलर को अपने कानों पर लगा के रखिए। ठीक है, मफलर बांध लीजिए या फिर कान के अंदर रुई आप डालकर इसके प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जो आपको बचा सकता है। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ नॉइस रिसीवर। इसका मतलब क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्राप्तकर्ता पर ध्वनि नियंत्रण। अब देखिए इसके अंदर आपको हेडिंग डालनी है और इसमें एक एक पॉइंट्स आपको लिखना है
तो देखेंगे इसका पहला पॉइंट क्या है और उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि की बात करें कि ध्वनि अवधि से अधिक समय ना रहना, तो देखिए इसके अंदर आप लोग लिखिएगा, फटाक से जल्दी से हेडिंग डालिएगा और इसके अंदर लिखिएगा कि ध्वनि अवधि से अधिक समय ना रहना। अब इसको समझिए कि इसमें आपको लिखना क्या है। ध्वनि अवधि से अधिक समय ना रहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, उसकी जितनी लिमिटेशन है उसी लिमिटेशन के अंदर आपको वह साउंड सिस्टम का यूज करना है, अन्यथा आपको उस साउंड सिस्टम को नहीं चलाना है। कहने का मतलब अगर आपको कोई चीज, किसी चीज की आपने परमिशन ली है फंक्शन की 1 से लेकर 2 घंटे तक, तो आपको जो वह आपको साउंड बजाना है वह 1 से 2 घंटे के बीच में ही बजाना है। हो सके तो थोड़ा कम कर दीजिए और अच्छी बात है, लेकिन 2 घंटे की लिमिट्स को पार ना कीजिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो सकता है कि जो परमिशन मिली है उसका भी अनादर हो सकता है और ध्वनि प्रदूषण जो है वो भी आपका ज्यादा फैल सकता है। तो इसीलिए आपका जो प्राप्तकर्ता ध्वनि है यानी कि कंट्रोलर ऑफ नॉइस रिसीवर है, इसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आपको नहीं फैलने देना है। ठीक है, तो ध्वनि अवधि से अधिक समय न रहना। सपोज कीजिए नमाज पढ़ते हैं, कोई नमाज को उन्होंने लाउडली ले रखा है, लाउड बजाकर नमाज पढ़ते हैं, तो जो लाउडली नमाज है वो आपका एक लिमिटेशन के अंदर होना चाहिए, एक निश्चित अवधि तक आपका बजना चाहिए। उसी तरह से आपका मंदिर के अंदर जो म्यूजिक होता है वो म्यूजिक भी आपका एक निश्चित सीमा के अंदर ही बजना चाहिए, अन्यथा आपको उसको बैन कर देना चाहिए। ये आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि व्यक्तियों को शिक्षित व जागरूक करके। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तियों को शिक्षित व जागरूक करके, इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। देखेंगे जो व्यक्तियों को शिक्षित व जागरूक करके, आपको एक कैंपिंग करना चाहिए ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। जैसे ही आप एक कैंपिंग करेंगे, उस कैंपिंग के अंदर आपको जाकर लोगों को बताना है कि भाई ध्वनि प्रदूषण से ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हाई हो सकता है, या आपको बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो एक क्राइटेरिया है इसके अंदर कि व्यक्ति को शिक्षित करके, यानी कि उसको जाकर आप कैंपिंग चलाइए और उसको बताइए कि आप ध्वनि प्रदूषण को बहुत ही कम करिए। ठीक है, ज्यादा आपको लाउडली नहीं सुनना है जिससे आस पड़ोस वाले को दिक्कत ना हो। आपको ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में आपको साउंड सिस्टम का यूज बहुत कम करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट्स पर, और देखिए अगला पॉइंट हमारा जो है कि कान। ठीक है, कान में लगाए जाने वाले प्लाग, मफलर, ध्वनि रोधक, हेलमेट तथा रुई इत्यादि का प्रयोग करके हम शोर, जो हमारा नॉइस है, उसको कम करने की कोशिश की जा सकती है और इसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। ये बात भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। तो शोर, देखिए फ्रेंड्स, शोर उत्पादक उद्योग के कर्मचारियों को कण रक्षा उपकरण दिए जाने चाहिए। तो देखिए शोर, जो आपका नॉइस है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, नॉइस कम करने के लिए आप मुफलर का यूज कीजिए, कॉटन का यूज कीजिए और रुई का यूज कीजिए। जो आपके श्रमिक हैं, इंडस्ट्री वालों के लिए ये है, इंडस्ट्री के अंदर आप पॉइंट ये लिख सकते हैं कि शोर उत्पादन उद्योग में कर्मचारियों को उनके कान की रक्षा के लिए इनको उपकरण दिए जाने चाहिए, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे कान के अंदर कुछ हो। जिस तरह से नॉइस नाक के लिए नॉक्स होता है, उसी तरह से आपका कान के लिए भी वो उपकरण देने चाहिए जो उनके कान को इफेक्ट ना कर सके। ओके, और नगर पालिका, महापालिका को यह आदेश दिया जाए कि जो हमारे भारी ट्रक होते हैं, वह वाहन होते हैं, उसको आवासीय क्षेत्रों से होकर ना गुजारे। कहने का मतलब आपका जो उपभोग क्षेत्र है, आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला जो एरिया होता है, उसको ऐसी जगह से निकालना चाहिए, उसके लिए एक अलग प्रकार की रोड की व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे वह आपका एक अलग एरिया से निकल जाए और जो आसपास के लोग रहते हैं जहां से वह ट्रक निकले, उन लोगों को परेशानी ना हो और ये अपना आसानी से काम हो सके। तो इस हद तक भी आपका ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है, रेलवे लाइन, राजमार्ग व अन्य सड़कों आवासीय व व्यापारिक क्षेत्रों से दूर बनाई जाए, यदि आवश्यक हो तो इन्हें लिंक रोड से जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो आपका रेलवे है, अगर ये चलती है तो काफी ये आपका कंपन करती है, वाइब्रेट बहुत ज्यादा इसके अंदर होता है। आसपास के जो एरिया होते हैं उनको सोना मुश्किल पड़ जाता है, उनकी नींदें प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे उनके अंदर एक मानसिक संतुलन की बीमारी भी पैदा होने की शंका होती है। तो हमें ये चाहिए कि जो रेलवे लाइन है, आपका राजमार्ग है, आपकी अन्य सड़कें हैं, आपका आवासीय है, तो इन व्यावसायिक क्षेत्रों को इतना दूर कर दिया जाए कि ताकि आदमी को प्रॉब्लम ना हो और वह आसानी से रह सके और उसको ध्वनि प्रदूषण का सामना ना करना पड़े। और इस पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए ताकि रेलवे है, क्योंकि बहुत साउंड करता है, ये सभी को पता है,
तो रेलवे के लिए यही होना चाहिए कि जब भी रेलवे भविष्य में बनाई जाए या फिर रेलवे को पास किया जाए तो पहले से वहां पर एक अंदाजा रहना चाहिए कि अगल बगल यहाँ पर सोसाइटी को ना बीच में लाया जाए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। डी पॉइंट पर आपको लिखना है कि भवन के सामने वृक्ष व गाड़ियां अवश्य लगाई जाए। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूं मैं कि जो हमारा घर होता है, देखिए आपके जो पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन लेते हैं और आपका ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ आपका ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। तो कभी भी किसी भी घर भवन होते हैं वहां पर आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, जो एडजस्ट साउंड होता है वह कहीं ना कहीं जाकर एडजस्ट हो जाता है। तो झाड़ियां वगैरह से क्या होती है, एक रुकावट लगी रहती है। उस झाड़ियों के माध्यम से ये हो जाता है कि आपका जो साउंड सिस्टम है इसको ये रोक देता है। सपोज कीजिए आपका झाड़ियां है और इस बार आप है, अगर साउंड सिस्टम आ रहा है तो उसके अंदर 19-20 का इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा उस झाड़ियों के कारण में। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में देखना आपको डी पॉइंट्स के अंदर 2 पॉइंट देखने हैं कि सड़क व रेलवे ट्रैकों के साथ लाइनों में दोनों ओर से घनी पत्तियों वाले पेड़ लगे रहने चाहिए। क्यों, इसका एक रीजन है। देखिए जो अगर सड़क है, आपका रेलवे ट्रैक है, ये दोनों आपकी तेज गति से चलती हैं, तो इसके जो दोनों साइड का एरिया होता है, ये इधर वाला और इधर वाला, लेफ्ट राइट का एरिया, और जहां से ये ट्रेवल करती है, तो इस दोनों एरियो के बीच आपका झाड़ियां होने चाहिए या तो फिर पेड़ पौधे होने चाहिए। इससे क्या करता है, ये आपका कहीं ना कहीं आपके थोड़ा बहुत साउंड सिस्टम को फैलने से रोकता है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपको जरूर लिखना है, इसको हेडिंग बनाकर आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है कि भवन में शौचालय, स्टोर, सीढ़ी, कक्ष, स्नानघर अधिक ध्वनि वाले हिंसक की ओर बनाए जाएं। कहने का मतलब जी आपका भवन निर्माण अगर आप कर रहे हैं, एक आप घर का निर्माण कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपको लगता है कि उस घर की जो हमारा पूरा एरिया है, जिस भी एरिया में आपका साउंड सिस्टम आपका ज्यादा हो, आपको लगता है कि उधर खटपट होती रहती है, तो आपको ये चाहिए कि उधर आपके शौचालय बना देने चाहिए, क्योंकि आप वहां पर बहुत कम यूज करेंगे उसका। क्यों, क्योंकि जो आपका भवन निर्माण में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, एक अच्छा खासा काफी दूर का, तो इसमें ये चाहिए कि जो साउंड वाला सिस्टम है, जो नॉइस वाला सिस्टम है, उस एरिया में आपको वो चीज बनानी है जिसका आप लोग बहुत ही कम यूज करते हैं। दैट मीन्स एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करें, आपका स्नानघर यानी कि बाथरूम, और आपका सीढ़ियां और आपके शौचालय, ऐसी चीज आपको उस जगह पर बना देनी चाहिए जहां पर आप लोग कम निकलते हैं या फिर कम उठते बैठते हैं। तो ये यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है आपका, ये आपके व्यक्तिगत रक्षा के प्रयोग के लिए थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये अगला टॉपिक हमारा आ जाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। होता क्या है रेडियोधर्मी प्रदूषण? तो देखिए फ्रेंड्स, रेडियोधर्मी प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण में ये प्रदूषण का सबसे हानिकारक प्रदूषण है। ठीक है, क्या है रेडियोधर्मी प्रदूषण? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण पर्यावरणीय प्रदूषणों में रेडियोधर्मी प्रदूषण आपका सबसे हानिकारक प्रदूषण है। ओके, यह प्रदूषण आपका स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल को दूषित कर देता है। इसमें नाभिकीय प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे खतरनाक प्रदूषण होता है जो कि आपका जल मंडल को भी दूषित करेगा, आपका स्थल मंडल को भी दूषित करेगा और साथ ही साथ आपका वायुमंडल को भी दूषित करेगा। यानी कि इसे तीनों एरिया इससे बचे नहीं हैं, ये काफी हानिकारक प्रदूषण माना जाता है। इसमें सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक नाभिकीय विस्फोटक के द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन, और एक अल्फा, बीटा और गामा किरणें प्रभावित होती हैं, जिनकी वजह से उस क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को समस्त पर्यावरण जो कि इसका नष्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा किरणें प्रभावित होती हैं, जिनकी वजह से उस क्षेत्र तथा उसके आसपास का जो रीजन होता है वहां का पर्यावरण नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इस प्रदूषण की बात करें तो देखिए इस प्रदूषण से कहीं ना कहीं जो इंडिया है वह अभी काफी कम इफेक्टेड है। देखिए ये जो बड़े बड़े देश हैं, रूस हो गया, जापान, अमेरिका, तो चीन, ये यहाँ पर काफी इसका यूज करते हैं। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण में इंडिया की बात करें तो अभी काफी पीछे है। ये अपने प्रदूषण ऐसे जो विस्फोटक जो चीजें हैं बहुत ही कम यूजेस अभी यहाँ पर होती हैं।
और इसके जो बचाव के लिए ये होना चाहिए कि ऐसे परीक्षण के लिए आपको इसको जाकर नदियों में या फिर नदियों के पास का किनारा या फिर खाली जगह बेकार पड़ी जो जगह होती है यहाँ पर ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आपको रेडियोधर्मी प्रदूषण में यही सारी चीजें लिखनी है, आपको ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं, इसके सोर्सेस के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, रेडियोधर्मी जो आपका स्रोत है इसके निम्न प्रकार के स्रोत हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग क्या क्या स्रोत हैं, उन सारे स्रोत को डिस्कस करेंगे। तो पहला स्रोत इसके अंदर आप लोग डालेंगे एटॉमिक, ठीक है, यानी कि परमाणु रिएक्टर। तो देखिए भाई, परमाणु रिएक्टर होता क्या है। तो परमाणु रिएक्टर की बात करें तो विद्युत उत्पादन हेतु परमाणु भट्टियां बनाई जाती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ को बनाने एवं अनुसंधान करने हेतु परमाणु भट्टियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर क्या है आपका, ये आपका जो परमाणु रिएक्टर है इसको बनाने के लिए भट्टियों का निर्माण किया जाता है। इसका एक रिसर्च से सेंटर बनाया जाता है, फिर जाकर इस पर जाकर ये काम किया जाता है। तो देखेंगे परमाणु रिएक्टर में, देखिए परमाणु रिएक्टर है, इन भट्टियों में आपका ईंधन के रूप में आपका रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होता है, जैसे यूरेनियम है, इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसमें विघटन से उष्मा से उत्पन्न अन्य रेडियो जो धर्मी हमारे समस्थानिक उत्पन्न होते हैं और अत्यधिक उष्मा की वजह से परमाणु भट्टियां हमारी गर्म हो जाती है। इन भट्टियों को ठंडा करने में प्राकृतिक जल को प्रयोग में लाया जाता है और विघटन के दौरान कई प्रकार की रेडियोधर्मी विकिरण आपका उत्सर्जित होता है। तो यही जो क्या होता है, दूषित जल जो इसके अंदर यूज में लाया जाता है इसको ठंडा करने के लिए, वही दूषित जल आपका नदियों में जाता है और आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण आपका फैल जाता है। तो आप कह सकते हैं रेडियोधर्मी जो पदार्थ है, रेडिएटर है, इसके लिए जो जिम्मेदार है वह आपका ये भी इसके अंदर जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रदूषण को फैलाने में सहायक है। इसके द्वारा जो जल यूज होता है वह कहीं ना कहीं वह वेस्ट हो जाता है। अगला पॉइंट डाल लीजिए परमाणु विस्फोटक। तो देखिए परमाणु विस्फोटक क्या है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, परमाणु विस्फोटक आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए परमाणु विस्फोटक आपका विकासशील देशों के द्वारा यह एक जिसे कहते हैं उत्कृष्ट श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो परमाणु विस्फोटक यूज करके आप लोग जो विकसित देश होते हैं ये अपने आप को काफी स्ट्रांग जो कि सोचते हैं करने के लिए, और इसके द्वारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वह रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसके द्वारा जो विस्फोट किए जाते हैं ये ज्यादा करके या तो समुद्र की गहराई में किए जाते हैं या फिर अंडरग्राउंड में इसका यूज किया जाता है। इसके विस्फोटन से इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, धूल डस्ट ये सब उड़ने लग जाती है, काफी तरह का आपका प्रदूषण आपका फैल जाता है। हमारा वायुमंडल रेडियोधर्मी अवशोषित करने वाला एक विशाल स्रोत है, किंतु पृथ्वी की सतह पर खुले वायुमंडल में अगर विस्फोट करते हैं तो इससे जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होती है, इन पर काफी इफेक्ट पड़ता है। इसी कारण से आज या तो जो हमारा निर्जल क्षेत्र या फिर जमीन की गहराई पर ये आपका जो परमाणु विस्फोटक है ये आपका किया जाता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु विस्फोटक आपका नीचे करने का बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर जमीन की सतह पर खुले में किया जाएगा तो इस पर मानव जीवन को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफी भारी मात्रा में प्रदूषण फैलेगा और जिससे जो ह्यूमन बॉडी है वह काफी हद तक बीमार पड़ सकती है। ठीक है, तो विस्फोट से निकलने वाले विकिरण जमीन के जो अंदर हमारे मादा प्रकार के भोर जल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और वायुमंडल में ये हमारे दो ही वायुमंडल है आपका, और यह वायुमंडल को भी दूषित करता है और साथ ही साथ यह जल को भी दूषित करता है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कह सकते हैं कि परमाणु विस्फोटक जो है ये आपका जलमंडल को भी दूषित करता है और फिर वायुमंडल को भी यह दूषित करता है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खनिज मतलब मिनरल। तो सभी लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा खनिज। देखिए फ्रेंड्स, खनिज क्या है, पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के खनिज मौजूद हैं, जिसमें से रेडियोधर्मी पदार्थ भी आपका पाए जाते हैं। अब यहाँ पर खनिजों की बात करें तो देखिए कौन कौन सा खनिज आपका पाया जाता है। आपका इसके अंदर यूरेनियम पाया जाता है। ओके, यूरेनियम की बात करें यहाँ पर रेडियम भी आपका पाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर थायरेनियम भी पाया जाता है, फिर आपका यहाँ पर पोलिनियम भी पाया जाता है। ये अनेक प्रकार के यहाँ पर खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं और खनिजों का उत्खनन अनेक कार्यों को संपन्न करके किया जाता है, यानी कि आप डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए बहुत सारा प्रोसेस होता है। उस सारे प्रोसेस को करने के बाद ये पदार्थ आपको यहाँ पर प्राप्त होता है, जिससे ये पदार्थ की सतह जिससे ये पृथ्वी
जो पदार्थ होता है ये पृथ्वी की सतह पर आकर वायुमंडल में फैल जाता है और कई रेडियोधर्मी पदार्थ जल में विलय भी हो जाते हैं। कहने का मतलब जब आप रेडियोधर्मी पदार्थ को नीचे से निकालते हैं, उसको लाकर ऊपर रखते हैं, तो कभी कभी ये आपका जल के अंदर भी घुल भी जाते हैं और पृथ्वी के अंदर भौम जल के इसमें संपर्क में भी आ जाता है। ओके, तो रेडियोधर्मी पदार्थ आपका बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो मिनरल्स को यूज तो हालांकि नीचे से निकाला जाता है, लेकिन जब ये एनवायरनमेंट के सापेक्ष में आता है तो ये थोड़ा बहुत उसको दूषित कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की छोटी सी क्लास और आपको कमेंट करके बताना है आपको कैसा लगी क्लास। तो इसके बाद में बचे जो पॉइंट्स हैं वह अगली क्लास में डिस्कस कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आपका नेक्स्ट टॉपिक किस चीज पर रहेगा, आप किस चीज पर आपको पढ़ना है। ओके, और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सीटीआई की क्लास करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के बाद, अगर आप सीटीआई करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि अगर आप सीटीआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको सीटीआई की प्रिपरेशन करा दूंगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक सीटीआई वाला वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उसी लिंक में जाकर आप लोग सीटीआई की जो वीडियो है वो लोग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।